गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 20 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्या है प्रश्न कि अभी हाल ही में जारी वैश्विक खुशहाली सूचकांक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 में भारत कौन से स्थान पर है? तो यहाँ पे भारत 116वें स्थान पर है। देखो, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 की। अच्छा, इसको जारी कौन करता है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन के द्वारा जारी किया जाता है। और अगर बात करें इसमें कौन सा देश टॉप पर है, तो इसमें फिनलैंड लगातार 9वीं बार टॉप पे रहा है। दूसरे पे आइसलैंड है, तीसरे पे डेनमार्क है। वहीं भारत की रैंक की अगर बात करेंगे तो भारत 116वें स्थान पर है टोटल 147 देशों में से। भारत का स्कोर की बात करोगे तो 4.536 भारत का स्कोर रहा है। पिछले साल अगर देखोगे, तुलना करोगे तो पिछले साल भारत 118वें स्थान पे था, इस बार 116वें स्थान पर है। टॉप पर फिनलैंड है। बाकी भारत के पड़ोसी देशों की अगर रैंकिंग देखना चाहो तो चीन 65 नंबर पर है, नेपाल 99, पाकिस्तान की रैंक 104। ये समझ में नहीं आता ये हमसे ज्यादा खुश कैसे हैं। श्रीलंका 134, बांग्लादेश 127। अच्छा, एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है पहली बार कब पब्लिश हुई थी? याद रखना 2012 में। ठीक है, तो क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है? कौन सी रिपोर्ट है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। टॉप पर फिनलैंड है, भारत 116वें स्थान पर है और पहली बार ये रिपोर्ट जारी हुई थी 2012 में। अब ये इंडेक्स वाला रैंकिंग वाला प्रश्न है। चलो, कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स सारी जो अपडेटेड वाली है, लेटेस्ट है, वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अगर बात करें भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ये 2025 जो लेटेस्ट अभी आया, उसमें भारत 91 पे है, टॉप पर डेनमार्क है। मानव विकास सूचकांक 2025, भारत 130वें स्थान पर है, टॉप पर आइसलैंड है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में बात करेंगे, भारत 131वें स्थान पर है, टॉप पर आइसलैंड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में भारत 99 पे है, टॉप पर फिनलैंड है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में भारत 41 पे है, टॉप पर स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक है 38, टॉप पर स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल पीस इंडेक्स भारत 115वें स्थान पर है, टॉप पर आइसलैंड है। आज हमने पढ़ा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। ये सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस है। देखो, अब इसमें जो भी अपडेट होके आएगा ना, उसको मैं यहीं पे अपडेट कर दूंगा। जैसे अभी तक हम पढ़ते थे तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 पढ़ते थे, लेकिन अभी अपडेट हो गया, अभी नया वाला आ गया, तो मैंने नया वाला लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा बाकी जो है ये सारे आप अपडेटेड ही समझना, क्योंकि अभी तक इनका नया आया नहीं है। जैसे 2025 वाले 2026 वाला आया नहीं है, तो हमारे लिए तो यही अपडेटेड है, यही लेटेस्ट है। ठीक है, तो ये सारे लेटेस्ट वाले ही आपके लिए। तो इसमें हमने देख लिया 116वें पे और टॉप पर फिनलैंड है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बात करेंगे, भारत के रैंक है 102। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151 पे है, टॉप पर नॉर्वे है। ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स या ग्लोबल एआई इंडेक्स बोल दो, भारत तीसरे रैंक पे रहा, टॉप पर अमेरिका है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर, टॉप पर अमेरिका है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 14वें स्थान पर है, टॉप पर बुर्किना फासो है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में टॉप पर है, इसमें टॉप पर देखो, इसमें भारत 23वें स्थान पर है, पहले दूसरे तीसरे पे कोई नहीं है। और फिर चौथे स्थान पर डेनमार्क है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आया था, इसमें भारत 131 पे है, टॉप पर आइसलैंड है। और ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत 71 पे है, टॉप पर स्वीडन है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट लगभग 17-18 हमने इंडेक्सेस देख लिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए अभी सिखिया क्रांति 2.0 पहल शुरू की है? तो आंसर होगा पंजाब ने। तो याद रखना, अभी पंजाब सरकार ने वर्ल्ड बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा में बड़े सुधार लाने के लिए अभी पंजाब सिखिया क्रांति 2.0 पहल को शुरू किया है। तो याद रखना, किसके सहयोग से? वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। और इसमें कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना निवेश होगा? तो टोटल निवेश इन्होंने बताया 3500 करोड़ रुपए का होगा, जिसमें ये लोन लेंगे वर्ल्ड बैंक से 2500 करोड़ रुपए का, बाकी राज्य सरकार देगी अपनी तरफ से 1000 करोड़ रुपए। टोटल हो गया 3500 करोड़ रुपए। और इस पहल की अवधि रहेगी 6 सालों के लिए। और इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है, इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो राज्य की शिक्षा प्रणाली को विश्व स्तरीय बनाना, स्कूलों को ग्लोबल स्टैंडर्ड के अनुरूप तैयार करना और छात्रों को सीखने की गुणवत्ता, मतलब उनकी जो लर्निंग आउटकम्स है, उसको सुधारना है। तो अगर बात करूं एक लाइन में, इस योजना का मुख्य फोकस रहेगा क्वालिटी पे, क्वालिटी एजुकेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे और टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम पे। भाई, टीचर को भी तो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ना, तभी तो वो अच्छा सिखा पाएंगे। तो ये है सिखिया क्रांति 2.0 इनिशिएटिव, जो पंजाब शुरू करेगा, किसके सहयोग से? विश्व बैंक के सहयोग से। पहले मैं आपको विश्व बैंक के बारे में बताता हूँ, वर्ल्ड बैंक के बारे में, फिर पंजाब ले चलता हूँ। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है 1944 में, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी, प्रेसिडेंट है अजय बंगा। कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स इंडेक्सेस ये जारी करता है, वो भी ध्यान रखना।
वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, रेमिटेंस रिपोर्ट, ये तो इसने जारी करना बंद कर दिया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, लेकिन इसकी जगह अब ये बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जारी करता है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ये सब जारी करता है वर्ल्ड बैंक। अब पंजाब की बात है तो ये रहा मैप में पंजाब। कैपिटल चंडीगढ़ हो गई, मुख्यमंत्री है भगवंत मान, गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। कुछ और क्वेश्चंस देखे पंजाब से, तो पंजाब ने सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए बाज अख नाम से ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात किया। लोक मलिनी योजना, जनसंपर्क बढ़ाना इसका उद्देश्य है और राज्य के लोगों की शिकायतों का निवारण करने के लिए इसको लॉन्च किया था। स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किया कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए। और मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना इन्होंने शुरू की थी, इसमें हर फैमिली को 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं जो अश्विनी वैष्णव, इन्होंने पंजाब के मोहाली सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला में पारंगत सेमीकंडक्टर प्रशिक्षण का उद्घाटन किया था। पंजाब राज्य या अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने देश में पहली बार तेजी से सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए एक अलग कोर्ट रूम का उद्घाटन किया। भारत का पहला हाइड्रोकाइनेटिक पावर प्लांट पंजाब की नांगल नहर में शुरू किया गया है। कुछ और भी प्रश्न है। अभी पंजाब ने ऑपरेशन प्रहार भी शुरू किया था राज्य को गैंगस्टर फ्री बनाने के लिए। मुख्यमंत्री सेहत योजना हमने पीछे देख लिया, वही है। मेरी रसोई योजना यहाँ पे शुरू हुई, गरीब परिवारों को पोषण युक्त खाद्य किट बांटे जाएंगे। होला मोहल्ला महोत्सव मनाया जाता है। मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना भी शुरू हुई थी, महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे। और उल्लास प्रोग्राम के तहत देश का दूसरा साक्षर यूनियन टेरिटरी बन गया है अभी चंडीगढ़, पहला वाला तो लद्दाख है। और ये पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी हमने जो पढ़ा था साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के लिए घोषणा कर दी गई। हिंदी, अंग्रेजी, राजस्थानी मैंने आपको बताया था, ये आप ध्यान जरूर रखें। बाकी पंजाब वाले पंजाब का ध्यान रखेंगे, पंजाबी भाषा का। लेकिन मेरे को ये पॉइंट बताना है, जो अंग्रेजी का मिला था ना नवतेज सरना, ये पंजाब से ही है, ठीक है। और इनका जो नॉवल है क्रिम्सन स्प्रिंग, उसके लिए इनको अंग्रेजी का नोबेल पुरस्कार मिला था, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत के मेट्रो नेटवर्क ने दुनिया के सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो आंसर होगा तीसरा स्थान। तो अगर हम देखते हैं तो अभी भारत ने अभी हाल ही के वर्षों में अपने मेट्रो नेटवर्क में बहुत तेजी से विस्तार किया है और इस तरह से अब ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन चुका है। जबकि पहले स्थान पे चीन है, दूसरे पे अमेरिका है, तीसरे पे भारत आ गया, जापान को पछाड़ दिया है हमने। इस मामले में भारत में अगर मेट्रो विस्तार की हम बात करते हैं तो तुलना की गई है 2014 से, तो 2014 में जो मेट्रो नेटवर्क था वो कितना लंबा था? तो 248 किलोमीटर लंबाई में हम नाप रहे हैं। जबकि अब ये 2025 में बढ़ करके कितना हो गया? 1095 किलोमीटर। वहीं जिन शहरों में मेट्रो चलती है उन शहरों की संख्या भी बढ़ गई। पहले 2014 की तुलना हो रही है, उस समय 5 ही शहर थे जहां पे मेट्रो चला करती थी, अब ये बढ़ करके 26 शहर हो चुके हैं। अच्छा, 2014 से तुलना क्यों करते हैं ये बार बार? क्योंकि जब बीजेपी सरकार आई थी तो इनका कहना है कि कांग्रेस के राज में ये था और हमने ये करके दिखा दिया। बाकी इसी तरह से 2-3 पॉइंट मैं आपको और बताऊं तो एक रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जिसे हम नमो भारत के नाम से भी जानते हैं, ये शुरू हुई थी 2023 में और इसकी जो स्पीड है वो कितनी है? 160 किलोमीटर प्रति घंटा। किस रूट पे चलती है? दिल्ली मेरठ रूट पे। ये भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन है। एक अंडर वाटर मेट्रो भी हमारे पास है जो पानी के नीचे चलती है, 2024 में शुरू हुई थी कोलकाता में, हुगली नदी के नीचे चलती है। वाटर मेट्रो क्या है? तो पढ़ा था हमने, वाटर मेट्रो एक तरह की इलेक्ट्रिक बोट है जो द्वीपों को आपस में जोड़ती है। उस इलेक्ट्रिक बोट को ही हमने वाटर मेट्रो कह दिया। 2023 में शुरू हुई थी कोच्चि केरल में। इतना ही नहीं, मेट्रो से बनने वाले कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। तो हमने पढ़ा चीन और अमेरिका के बाद अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया भारत, जापान को पीछे छोड़ दिया है। भारत में सबसे पुरानी और पहली मेट्रो सर्विस कोलकाता मेट्रो सर्विस है जो शुरू होती है 1984 में। कोलकाता मेट्रो देश का एकमात्र ऐसी मेट्रो प्रणाली है, मेट्रो सिस्टम है जो भारतीय रेलवे के अधीन है, जिसे रेलवे जोन के रूप में भी जाना जाता है। 17वां रेलवे जोन है ये हमारा कोलकाता मेट्रो। और भारत की पहली आधुनिक मेट्रो प्रणाली का उद्घाटन 2002 में दिल्ली में किया गया। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता मेट्रो है, हुगली नदी के नीचे चलती है। मेट्रो रेल प्रणाली प्राप्त करने वाला भारत का पहला भारतीय शहर हमारा कौन सा है? तो कोलकाता है। मेट्रो रेल नेटवर्क हमने पढ़ा अभी ऊपर ही कि पहले पे चाइना, दूसरे पे अमेरिका और तीसरे पे भारत है। लेकिन सड़क नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हम दूसरे स्थान पर है, पहले पे अमेरिका है क्योंकि। उसके अलावा
शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल ये बना था दिल्ली मेट्रो। सऊदी अरब के रियाद मेट्रो को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने ऑफिशियली दुनिया की सबसे लंबी पूरी तरह से ड्राइवरलेस ट्रेन नेटवर्क के तौर पर सर्टिफाई किया था। ठीक है, तो मेट्रो से ये प्रश्न है। अच्छा, एक प्रश्न और है कि अभी मोदी जी ने, ये लेटेस्ट प्रश्न है, मोदी जी ने अभी दिल्ली में भारत की पहली पूरी तरह से चालू रिंग मेट्रो का उद्घाटन किया था। लंबाई है 71.56 किलोमीटर, जो कि दिल्ली के विभिन्न हिस्सों को एक गोलाकार मार्ग में जोड़ करके कनेक्टिविटी प्रदान करती है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में साफ हाइड्रोजन और डिसैलिनेशन के लिए MXCNE बेस्ट मटेरियल ये अभी किसने विकसित किया है? तो आंसर होगा IIT गुवाहाटी। तो अभी IIT गुवाहाटी ने हाइड्रोजन ईंधन उत्पादन और समुद्री जल लवणीकरण के लिए MXCNE आधारित सामग्री को विकसित किया है। तो अगर इसको थोड़ा सा समझें कि है क्या ये सामग्री, तो ये 2D सामग्री है। जैसे होता है ना 2D 3D, तो ये 2D में, मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई ये सामग्री की, इसकी हाइट नहीं है। जैसे कागज की बहुत पतली परत हो, तो 2D के फॉर्म में है ये सामग्री। इसे मैगफेज नामक पदार्थ से बनाया गया है। और आसान भाषा में अगर आपको समझाऊं तो ये बहुत पतली, लचीली और धातु जैसी चालक यानी कि कंडक्टिव सामग्री है। इसमें बिजली और ऊष्मा तेजी से प्रभावित हो। ये सामग्री दो बड़े काम करती है। एक तो हाइड्रोजन ईंधन बनाती है। कैसे? तो सौर ऊर्जा की मदद से ये पानी को तोड़ करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। पानी यानी कि H2O, तो ये उसको ब्रेक कर देती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो वहां से हाइड्रोजन गैस मिल जाती है। हाइड्रोजन आप जानते हो एक क्लीन एनर्जी है, क्लीन फ्यूल है। और उसी के साथ ये समुद्री पानी को पीने योग्य बनाती है। समुद्री पानी ये खारा पानी होता है, तो उसमें से नमक और गंदगी हटा करके उसको साफ करने का काम भी करती है। यानी कि एक साथ जल शुद्धिकरण का और ऊर्जा उत्पादन का काम करती है। कौन? ये सामग्री जिसका नाम है MXCNE, और इसी को तैयार किया अभी किसने? IIT गुवाहाटी ने। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको आसान भाषा में? तो मेरी कोशिश देखो हमेशा यही रहती है कि आपको कम से कम शब्दों में आसान से आसान भाषा में चीजों को समझा सकूं। अब जो मैं आपको ये PPT तैयार करके दे रहा हूं, उसको भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको पढ़ने में भी मजा आए। बाकी IIT वाले कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूं। देखो, अगर बात करते हैं, अभी हमारे जो आर्मी चीफ है उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने IIT मद्रास में अग्निशोध नाम से एक रिसर्च सेल की स्थापना की। जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक डिस्ट्रिक्ट फ्लड सॉवेरिटी इंडेक्स को पहली बार जारी किया था IIT दिल्ली और IIT गांधीनगर ने, और उसमें टॉप पे पटना रहा। किस IIT ने AI संचालित शिक्षण एप्लीकेशन ट्यूटॉस को लॉन्च किया? तो IIT पलक्कड़। NIRF 2025 की ओवरऑल रैंकिंग में IIT मद्रास टॉप पे रहा। शिक्षा मंत्री जी जो धर्मेंद्र प्रधान है, इन्होंने किस देश में पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र शुरू किया? UAE। वहां पे जो अबू धाबी में IIT दिल्ली का कैंपस है वहां पर। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, इन्होंने IIT भुवनेश्वर में नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला की स्थापना की, मतलब उसको मंजूरी देती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने IIT रुड़की के साथ मिलकर के किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट मॉडल लॉन्च किया। IIT भिलाई ने एक क्रांतिकारी स्मार्ट पॉलीमर पदार्थ विकसित किया जो स्मार्ट विंडो कोटिंग के रूप में कार्य करता है। और किस IIT ने सामाजिक परिवर्तन के लिए इम्पैक्ट राइज पहल शुरू की? IIT खड़गपुर। भारतीय डाक ने जेनजी की थीम पर आधारित अपना पहला डाकघर IIT दिल्ली में खोला। स्तन कैंसर का समय रहते पता लगाने के लिए IIT मद्रास ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया, ये हमने देख ही लिया। IIT पटना में परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को शुरू किया गया, ये बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर बन गया। IIT दिल्ली के वैज्ञानिकों ने आइला नाम से एक AI सिस्टम बनाया है। आइला मतलब हो गया आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट। ये प्रश्न अभी एग्जाम में आया भी था। आप जानते हो भारत का पहला IIT कौन सा है? तो IIT खड़गपुर है। कुछ और प्रश्न देखो आप, तो आपको याद होगा अभी भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु और IIT बॉम्बे के वैज्ञानिकों की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने साथ में मिलकर के सुपर किलोनोवा नामक एक शक्तिशाली ब्रह्मांडीय विस्फोट की संभावित खोज की थी। केंद्रीय मंत्री जो विदेश मंत्री हमारे सुब्रमण्यम जयशंकर जी, इन्होंने IIT मद्रास परिसर में ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन को लॉन्च किया। IIT बॉम्बे और अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने साथ मिलकर सेंटर ऑफ AI मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने के लिए समझौता किया। शिक्षा मंत्रालय ने किस IIT के साथ मिलकर साथी एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो IIT कानपुर। ठीक है, तो IIT से बनने वाले सारे प्रश्न ध्यान में रखना आप। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में इसरो के अनुसार भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली की परमाणु घड़ी बंद हो गई है। इसका संबंध किससे है? तो आंसर होगा IRNSS-1F। अच्छा, पहले हम बात करते हैं कि नाविक क्या है। नाविक आप जानते हो ये भारत का क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन सिस्टम है, हमारा खुद का नेविगेशन सिस्टम है। जैसे अमेरिका का GPS है ना, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, उसी तरह से हमारा GPS आप कह सकते हो नाविक है। नाविक की फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन।
और इसे बनाया किसने है? इसरो ने इसको तैयार किया है। इसरो के द्वारा बनाया गया ये भारत का हमारा खुद का जीपीएस सिस्टम है, जो कि भारत और आसपास के क्षेत्रों में सटीक दिशा और लोकेशन बताने का काम करता है। और इसका उपयोग हम मोबाइल में, जहाज, सेना, आपदा प्रबंधन में हर जगह करते हैं। अच्छा, अभी चर्चा में क्यों है? अभी क्या हो गया? तो नाविक का एक सैटेलाइट है जिसका नाम है IRNSS-1F सैटेलाइट। तो इसमें जो एक परमाणु घड़ी है, एटॉमिक क्लॉक है, वो अभी खराब हो गई या बंद हो गई। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं, इस सैटेलाइट को 2016 में हमने लॉन्च किया था, तो लगभग 10 साल हो गए। 10 साल से ये बढ़िया काम कर रही थी और इसमें जो रुबिडियम परमाणु घड़ी है, अब इसने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि इसका जो लाइफ स्पान होगा वो भी खत्म हो गया 10 सालों में। तो ऑब्वियस सी बात है, अब इसने काम करना बंद कर दिया है। अच्छा, परमाणु घड़ी क्या हो गई भाई? तो ये जो परमाणु घड़ी होती है, ये बहुत ही सटीक समय बताने वाली घड़ी होती है। और जो जीपीएस सिस्टम या जो भी नेविगेशन, जिस भी देश का नेविगेशन सिस्टम होता है, अगर उसको सटीक लोकेशन बताना है तो उसके लिए समय का बहुत सटीक होना जरूरी है, क्योंकि टाइम सही होगा तभी वो लोकेशन एक्यूरेट बता पाएगा। मतलब जितना ज्यादा सही टाइम उतनी सही लोकेशन। अब ये घड़ी खराब होने से क्या होगा? क्योंकि हमने कहा नाविक की सटीकता के लिए सटीक समय होना जरूरी है। अब घड़ी खराब हो जाएगी, टाइम नहीं आ पाएगा सही, तो इस खराब घड़ी के कारण नाविक सिस्टम की क्षमता पे असर पड़ेगा। वैसे ऐसी बात नहीं है कि ये एक ही घड़ी है। इसके लिए हमने अंतरिक्ष में बहुत सारे सैटेलाइट्स भेज रखे हैं जो कि भारत के ऊपर है। भाई एक सैटेलाइट से काम थोड़ी ना चलेगा, पूरे भारत को तो हम एक सैटेलाइट से कवर नहीं कर सकते अच्छे से। हमें सटीकता चाहिए, तो बहुत सारे सैटेलाइट्स हमने ऊपर स्थापित कर रखे हैं। लेकिन अगर उसमें से एक में खराबी आ जाती है तो फर्क तो पड़ता है काम में। जैसे आप 7 लोगों की टीम मिलकर के कोई काम कर रही है, उसमें से एक की तबीयत खराब हो जाए तो अब काम पे इफेक्ट पड़ेगा ना। तो बस उसी तरह से यहाँ पर है। इसको थोड़ा और खुल के मैं आपको बता दूं कि नाविक के लिए हमने कितने सैटेलाइट, कौन कौन से सैटेलाइट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नाविक के लिए जो हम सैटेलाइट्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये सभी है। आप देखोगे ये IRNSS सीरीज से हैं ये इतने सारे सैटेलाइट। तो सीरीज का नाम मतलब आगे के नाम तो सेम है। इसका फुल फॉर्म हो गया इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। एक सैटेलाइट इसमें 1B है, 1C है, 1D है, 1E है, 1F है, 1G है। इसमें से भी खराब ये वाला हुआ है, मतलब जिसकी एटॉमिक घड़ी खराब हुई है वो ये वाला सैटेलाइट है जिसको मैंने रेड कर रखा है। और एक ये 1I है। इसके अलावा एक हमने 2023 में एक नई सीरीज के सैटेलाइट, हमने अपडेटेड वाले सैटेलाइट हमने भेजना शुरू किए। अब ये नई सीरीज के नाम है NVS-01। और अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो हमसे डेली, तो आपको याद होगा पिछले साल भी हमने इसी तरह का एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, NVS-02। जनवरी की ये बात है, याद आ रहा है? किस रॉकेट से लॉन्च किया था? तो GSLV F-15 से, जो कि इसरो का 100वां मिशन था। लेकिन ये हुआ क्या, ये हमने सकुशल लॉन्च तो कर दिया था, लेकिन ये भटक गया रास्ते में और ये अपने ऑर्बिट तक जहां पे इसको जाना था वहां नहीं जा सका। तो अब जो भी हम सैटेलाइट भेजेंगे, जैसे ये 1F वाला खराब हो गया, अब इसको या तो ठीक करेंगे या नया इसकी जगह कोई नया सैटेलाइट भेजेंगे। तो अब ये NVS सीरीज के ही सैटेलाइट जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको डिटेल में बताया है, चीजें ध्यान में आनी चाहिए ताकि आप थोड़ा सा समझ पाओ कि चीजें चल क्या रही है। जैसे मैंने आपको बताया, हर देशों के अपने अपने नेविगेशन सिस्टम होते हैं। जैसे कुछ एक इंपॉर्टेंट जो देश है वो मैं आपको बताऊं। जैसे भारत का नाविक हो गया, अमेरिका का GPS है। हमारा जो भारत नाविक है ना, ये लोकेशन देता है भारत या उसके आसपास के क्षेत्रों की। लेकिन जो GPS है, जो अमेरिका का है, ये बहुत सारे सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करता है, ये पूरे लोकेशन बताता है। आप कहोगे जब GPS से हमारा काम चल रहा था, ये भारत में भी हम GPS को यूज करते हैं, तो फिर हमें अपना खुद का पैसा लगा करके नाविक को लॉन्च करने की क्या जरूरत थी? यही सोचेंगे भाई, अपन तो यही सोचेंगे, काम चल रहा है GPS से तो नाविक की क्या जरूरत है। तो इसका कारण है अमेरिका का दोगलापन। कभी हमें हमारी आर्मी के लिए अगर सूचना मांगनी होगी कि यार इसकी लोकेशन बताओ, यहाँ पे दुश्मन कहाँ पे छुपे हुए हैं या हमारे सैनिक कहाँ पर हैं, तो जिस तरह से एक बार युद्ध हुआ था, अमेरिका ने दोगलापन किया था, हमें लोकेशन नहीं बताई थी, अब भी ऐसा कर देगा तो हमें उस पर डिपेंड नहीं रहना है। इसलिए हमने अपना खुद का लॉन्च किया। रशिया का भी इस तरह से, ग्लानोस उसका नाम है, यूरोपियन संघ का गैलीलियो है, चाइना का बैडू है। ठीक है, ये आपने नाम सभी सुन रखे होंगे, मैंने एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दिया। एक प्रश्न ये देखना, करंट अफेयर्स का प्रश्न बनता है कि भारत के पहले निजी क्षेत्र के नेविगेशन केंद्र, नेविगेशन इनोवेशन हब का उद्घाटन अभी कहां पर किया गया था? तो आंसर होगा केरल के तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत ट्राइब फेस्ट 2026 का आयोजन ये कहां पर किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो हम बात कर रहे हैं भारत जनजातीय महोत्सव की, भारत ट्राइब फेस्टिवल 2026 की। अब इसका आयोजन 18 मार्च को शुरू हुआ, 30 मार्च तक चलेगा। कहां पर? सुंदरी नर्सरी, नई दिल्ली में।
इसका आयोजन कर रहा है ट्राइफेड और इसका उद्घाटन किया हमारे जो जनजातीय कार्य मंत्री हैं जुएल ओराम ने। इसका आयोजन करने के अगर उद्देश्य की बात करेंगे तो आदिवासी संस्कृति और विरासत का संरक्षण करना, कारीगरों को राष्ट्रीय मंच प्रदान करना, वन धन योजना के माध्यम से रोजगार और आय बढ़ाना और वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना। अगर आसान भाषा में आपको समझाऊं तो ये महोत्सव एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां पूरे भारत के आदिवासी समुदाय अपनी कला, अपनी संस्कृति और उत्पादों का प्रदर्शन करते हैं और लोगों से सीधे जुड़ते हैं। वहीं अगर ट्राइफेड इसका आयोजन कर रहा है तो इसके बारे में जान लो। ट्राइफेड का फुल फॉर्म होता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो आप कह सकते हो ये जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ये जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है, भारत के जनजातीय समुदायों के उत्पादों को बाजार में उपलब्ध करा करके उनकी आय और जीवन स्तर को बेहतर बनाना। स्थापना एक बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, याद रखना, 1987 में। नई दिल्ली में मुख्यालय है और इसके चेयरपर्सन है राम सिंह रथवा। अब ये एक तरह से फेस्टिवल ही है, भारत ट्राइब फेस्ट। तो इसी तरह से कुछ और फेस्टिवल्स में आपको रिवाइज करवाता हूँ। एक हमने पढ़ा था सोनम लोसार त्योहार, जो कि तमांग समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, नेपाल में भी, और भारत में बात करेंगे तो सिक्किम में भी। लोसार फेस्टिवल ये मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तिब्बती नववर्ष का त्योहार है ये वैसे नेपाल में मनाते हैं, भूटान में मनाते हैं, भारत में भी देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, लद्दाख में हो गया, यहाँ पे मनाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा झुमुर नृत्य महोत्सव ये है असम में मनाया जाता है। थाईपुसम त्योहार तमिलनाडु का है। सिमोलू महोत्सव असम में, जुमोयर बिनिंदिनी महोत्सव असम में, कागयेदर नृत्य महोत्सव सिक्किम का है। मकर विलक्कू उत्सव मनाया जाता है केरल में। फ्लेमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में। गान नगाई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है, जो कि जेलियांगग्रोंग समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, 5 दिनों तक चलता है। ठीक है, तो ये सब महोत्सव भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किस देश के केंद्रीय बैंक को इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा भारत। तो लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन, जो कि सेंट्रल बैंक अवार्ड्स आयोजित करती है, इसी ने अभी भारत का जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, इसी को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ पहल इनिशिएटिव ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना है। तो पहली बात तो ये याद रखना कि ये अवार्ड सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2026 के तहत दिया गया। और आरबीआई की किस पहल के लिए इसको ये अवार्ड मिला? तो आरबीआई को .bank.in डोमेन लॉन्च करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। और इसके बारे में मैं आपको अलग से प्रश्न पढ़ा भी चुका हूं, आपको याद होगा करंट अफेयर्स की क्लास में। तो एक्चुअली में भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने अपने बैंकिंग सिस्टम के लिए एक सुरक्षित और विशिष्ट इंटरनेट डोमेन को अनिवार्य किया है। मतलब अब सभी लाइसेंस प्राप्त बैंकों की वेबसाइटें इसी विशिष्ट डोमेन पर उपलब्ध होगी, जिससे क्या होगा फायदा? नकली वेबसाइटों के जरिए होने वाली धोखाधड़ी की घटनाओं में कमी आएगी। मतलब किसी भी बैंक साइट का आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको वहां पहले देख लेना है कि उस बैंक के लास्ट में लिख रहा होना चाहिए .bank.in। अगर नहीं लिख रहा है, उसका डोमेन कुछ और है, तो मतलब वो साइट फर्जी है। अगर उसके पीछे लिखा हुआ है .bank.in, मतलब वो साइट बैंक की साइट असली है। एक उदाहरण दिया हुआ है, जैसे www.sbi.bank.in, मतलब ये साइट असली है। कुछ और लिखा हुआ है जैसे कि www.sbi.com लिखा हुआ है, तो वो साइट नकली है। इस पर मत जाना वरना धोखाधड़ी हो जाएगी। तो इससे बैंकिंग सिस्टम में ग्राहकों का भरोसा मजबूत होगा और डिजिटल लेन देन अधिक सुरक्षित हो जाएगा। तो इसी पहल के लिए आरबीआई को ये अवार्ड के लिए चुना गया है। तो .bank.in क्या है, मैंने आपको बता दिया, एक सुरक्षित इंटरनेट डोमेन है। इसका उपयोग करने की अनुमति केवल आरबीआई अनुमोदित बैंकों को ही है, जो कि लाइसेंस प्राप्त जो बैंक है वही इसका उपयोग कर सकते हैं, हर कोई नहीं कर। उद्देश्य हमने समझ ही लिया, ऑनलाइन बैंकिंग को सुरक्षित बना करके साइबर धोखाधड़ी को कम करना और जनता का विश्वास बढ़ाना। ठीक है, समझ में आ गया। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935, हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका स्थापना होता है यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पे। नेशनलाइजेशन होता है 1 जनवरी 1949 को। गवर्नर है संजय मल्होत्रा, 26वें नंबर के। पहले ब्रिटिश गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ और पहले इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख। 4 डेप्यूटी गवर्नर यहाँ पे रहे हैं। कौन कौन? शिरीष चंद्र मुर्मू, टी रविशंकर, स्वामीनाथन जानकी रमन और पूनम गुप्ता। ठीक है, तो ये याद रखना। आरबीआई से सभी इंपॉर्टेंट स्टैटिक मैंने आपको बताया। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में दिव्यांग शक्ति योजना किसने शुरू की है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश ने। तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने अमरावती में दिव्यांग शक्ति योजना को शुरू किया है। अभी उगादी उत्सव के अवसर पे ही इन्होंने इस योजना को शुरू किया। ये दिव्यांगजनों के लिए है। तो इसमें कहा गया जो दिव्यांगजन है वो फ्री में बस यात्रा कर पाएंगे। उसके अलावा जो परिचारक हैं जो उनके साथ में जाएंगे, उनके लिए भी किराए में 50% की छूट होगी। मतलब दिव्यांगजनों के
अगर कोई सहायक उनके साथ में होता है तो उसको 50% की छूट भी मिलेगी। दिव्यांगजनों को पूरी छूट मिलेगी, फ्री होगी उनके लिए। तो ये है दिव्यांग शक्ति योजना। अभी इसको आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब एन चंद्रबाबू नायडू जी ने अमरावती में शुरू किया। चलो पहले कुछ योजना में आपको रिवाइज कराता हूं, फिर आंध्र प्रदेश चलेंगे। देखो, अगर बात करते हैं भांग की खेती को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन टू गोल्ड पहल किसने शुरू की? हिमाचल प्रदेश। और असम ने संस्कारशाला कार्यक्रम शुरू किया था। 4 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए अच्छे संस्कार दिए जाएंगे। और मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब ने शुरू की थी। 10 लाख का इंश्योरेंस बीमा हम पढ़ चुके हैं। राहवीर योजना को लागू करने वाला दिल्ली पहला यूनियन टेरिटरी बना और इसे लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। होम स्टे योजना राजस्थान ने शुरू की है। और रानी दुर्गावती योजना छत्तीसगढ़ ने शुरू की थी। बच्ची जब 18 साल की हो जाएगी तो 1.5 लाख रुपए के दिए जाएंगे। मेरी रसोई योजना पंजाब ने शुरू की है। और मुख्यमंत्री श्री स्कूल योजना, इसको हरियाणा ने शुरू किया। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं पवन कल्याण, इन्होंने राज्य में बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान शुरू किया। सड़क दुर्घटना के बाद तुरंत मेडिकल मदद और कैशलेस इलाज के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री राहत योजना को शुरू किया। प्रधानमंत्री राहत का फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री रोड एक्सीडेंट हेल्थ असिस्टेंस। तो इसमें सरकार अगर किसी की दुर्घटना होती है तो उनके पीड़ितों को 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज देगी कि लो पैसे और इलाज कराओ। अभी केरल सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए स्त्री सुरक्षा योजना शुरू की थी। महिलाओं की रात में सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल की घोषणा की थी केरल ने। लखपति बिटिया योजना दिल्ली ने शुरू की। बेटी के जन्म पे 56,000 रुपये सरकार जमा करेगी। जब वो 21 साल की हो जाएगी तो ब्याज ब्याज करके लगभग 1,20,000 रुपये मिलेंगे। मुख्यमंत्री मावा चिया सत्कार योजना पंजाब ने शुरू की। हर महीने महिलाओं को 1,000 रुपये मिलेंगे। मुख्यमंत्री सहायक गोधाम योजना, इसे को सुरभि गोधाम भी कहते हैं, इसको शुरू किया अभी छत्तीसगढ़ ने ही। तो ये 2026 की कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं मैंने आपको रिवाइज करा दी है। हमारे प्रश्न में आंध्र प्रदेश की बात हो रही है तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। कैपिटल अमरावती हो गई। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू। गवर्नर है अब्दुल नजीर। राज्य के पशु काला हिरण हो गया। पक्षी है तोता। पुष्प है चमेली। वृक्ष है नीम। भाषा है तेलुगु। राजीव गांधी नेशनल पार्क है। पापीकोंडा नेशनल पार्क है। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व है। करिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे। उगादी और डेक्कन फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है। यहाँ का क्लासिकल डांस कुचिपुड़ी हो गया। नागार्जुन सागर बांधे कृष्णा नदी पर। श्रीशैलम बांधे कृष्णा नदी पर। पोलावरम बांधे गोदावरी नदी पे। पुलिकट लेक है यहाँ पे। कोल्लेरू लेक है यहाँ पर। उसके अलावा आंध्र प्रदेश की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में आपको रिवाइज कराऊं तो बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल कार्यक्रम का दूसरा चरण अभी शुरू हुआ विशाखापत्तनम में। भारतीय रेलवे ने विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर ASC अर्जुन नामक एक एडवांस ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भारत में चौथा औद्योगिक क्रांति का तीसरा केंद्र भी आंध्र प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा की। पहले से 2 यहाँ पर ऑलरेडी हैं, मुंबई और तेलंगाना में। और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हम पढ़ चुके पवन कल्याण जी ने अभी प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया था। आंध्र प्रदेश सरकार ये जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन के रूप में 25,000 रुपये दे रही है। आंध्र प्रदेश ने 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए अभी याद रखना सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन लगाने की घोषणा की। जगन्नाथ थोट्टा प्रभाला तीर्थम फेस्टिवल को आंध्र प्रदेश ने स्टेट फेस्टिवल घोषित किया था। कुछ और भी प्रश्न है। भारत सरकार विशाखापत्तनम में एक हाई एनर्जी प्रोटॉन एक्सेलरेटर सिस्टम स्थापित करेगी। और ये सिस्टम क्या करेगा? थोरियम को यूरेनियम 233 में बदलकर ऊर्जा उत्पादन में मदद करेगा। पहला आदिवासी बाजरा आधारित भोजन मेन्यू अर्राकू कोनी, इसको अभी अर्राकू घाटी आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया। आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली की आधारशिला भी रखी गई थी। और पोट्टी श्री रामुलु जी की 58 फीट ऊंची कांसे की प्रतिमा भी स्थापित की गई अमरावती में। इसी स्टैच्यू को स्टैच्यू ऑफ सेक्रीफाइस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश से ये सारे लेटेस्ट करंट अफेयर्स मैंने एक साथ आपको रिवाइज कराए। ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में सिटी यूनियन बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा रविंद्र जडेजा। तो सिंपल सा याद रखना है, सिटी यूनियन बैंक के अभी ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए? रविंद्र जडेजा बन गए हैं। देखो, सिटी यूनियन बैंक की भी बात कर लेते हैं। स्थापना होती है 1904 में। मुख्यालय आपको कुंभकोणम तमिलनाडु में मिलेगा। चेयरपर्सन M नारायणन है। MD CEO है N कामाकोडी। और टैगलाइन होती है ट्रस्ट एंड एक्सेलेंस सिंस 1904। बाकी कुछ ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित प्रश्न मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं। यहीं पे एक और प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं, ये भी लेटेस्ट ही है, ध्यान में रखना, इसे अलग से नहीं करा रहा हूं। अभी भारतीय जो क्रिकेटर है जसप्रीत बुमराह, इनको जापानी अपैरल ब्रांड है
यूनिक्लो, इसने भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यूनिक्लो आप कह सकते हो जापान का एक फैशनेबल क्लोथिंग ब्रांड है। बाकी कुछ और प्रश्न मैं आपको यहां से बताऊं, रिवाइज कराऊं, तो आपको याद होगा इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह बने थे। झारखंड पर्यटन के बने थे महेंद्र सिंह धोनी। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर बनी थी। जोमेटो के बने थे शाहरुख खान। उड़ीसा हैंडलूम की माधुरी दीक्षित। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किसे मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनाया था? अभिनव बिंद्रा को। और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इंडिया ने लैंगिक समानता के लिए ब्रांड एम्बेसडर कीर्ति सेनन को बनाया। लिवाइस की ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट बनी। परप्लेक्सिटी एआई के ब्रांड एम्बेसडर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर। हरियाणा राज्य महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर शेफाली वर्मा। अभी जो आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप हुआ था जिसको भारत और श्रीलंका ने होस्ट किया, इसमें टूर्नामेंट एम्बेसडर चुना गया रोहित शर्मा को। आप मुझे बताना इसको किसने जीता, किसको हराया, और प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे, ये बताओ। बाकी 28वें एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर शरद कमल को बनाया गया। और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के अभी पंकज त्रिपाठी बने थे ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, तो ये सारे ध्यान में रखना नाम। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन ये कहां पर होगा? तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 इस बार इसका 24वां एडिशन है। और यह भी शुरू हो चुका है 19 मार्च को ही, 21 मार्च तक ये चलेगा। कहां पर हो रहा है? कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा में। अच्छा, इसी के साथ एक और पॉइंट याद रख लेना, अभी जो एशियन पैरा गेम्स होंगे 2026 में, जो कि 5वां एडिशन होगा, ये अक्टूबर में होंगे। कहां पर होंगे? जापान के आईची और नागोया शहर में। ठीक है, बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना प्लीज, सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे, पसंद आए तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है, इन वीडियोस को सपोर्ट जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर करके। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी इनकी पीडीएफ और रिवीजन के लिए इनका मॉक टेस्ट जो आपको क्विज है वो आपको फ्री में अवेलेबल होती है अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पहला प्रश्न पूछा गया था, अभी कुसुनपुर किस राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनने जा रहा है? उड़ीसा का है। फिर पूछा अभी हाल ही में सी ड्रैगन 2026 अभ्यास का आयोजन ये हुआ, इसका आयोजन कौन करता है? यूएस नेवी के द्वारा। चापचारकुट महोत्सव ये मनाया गया अभी मिजोरम में। फिर पूछा अभी 1460 पशु आश्रय बनाने के लिए अभी मुख्यमंत्री सहायक गोधाम योजना किसने शुरू की? छत्तीसगढ़ ने। और एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन अभी हुआ है श्रीनगर में। अभी हाल ही में इंडिया पोस्ट ने तेज डिलीवरी के लिए अभी देश के कितने महानगरों में 24 स्पीड पोस्ट सेवा को लॉन्च किया? तो आंसर होगा 6। फिर पूछा अभी भारत सरकार ने पहले बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम की मेजबानी कहां पर की? महाराष्ट्र में। फिर आपसे पूछा कि अभी हाल ही में आयुध निर्माण दिवस मनाया गया 18 मार्च को। और ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल ये शुरू किया है उत्तराखंड ने। और आखिरी प्रश्न था, टाइम मैगजीन ने 100 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2026 में कितने भारतीय स्थानों को शामिल किया? तो आंसर होगा 4 को। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख रहे हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था बुजुर्गों के लिए समर्पित बजट की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा केरल। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।